चलिए आज हम लोग नए स्टेप को शुरू करने जा रहे हैं। नीचे हेडिंग दे दीजिए, जल मंडल हाइड्रोस्फेयर। जलमंडल हाइड्रोस्फेयर। जलमंडल हाइड्रोस्फेयर। चलिए पहले खूब बढ़िया से समझिए। हम लोग को तीन देखना है। पहला नंबर आपने बहुत बढ़िया से सीखा। पहला नंबर का नाम क्या हो गया? तो आपने देखा वायुमंडल। अब क्या देख रहे हो? जलमंडल। इसके बाद स्थल मंडल। बस इसके बाद थोड़ा स्थलाकृति देखोगे, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जल मंडल का नाम सुनते ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के बारे में अगर देखा जाए तो आप खुद ही देखिए कि पृथ्वी पर जल कम है कि बहुत अच्छी मात्रा में है। जल्दी बोलो। पृथ्वी पर देखो, एक केवल देख रहे हो ये स्थल है, इसके इधर पूरा जल है और इसके इधर भी पूरा जल है, यह भी पूरा जल है, यहाँ भी पूरा जल है, ऊपर भी पूरा जल है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितना अधिक है। और इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि यदि पृथ्वी का 4 हिस्सा बना ले तो इसमें 3 हिस्सा में जल है। सिर्फ एक ही हिस्सा सोचो ये स्थल है, बाकी सब जल। तो पृथ्वी पर जल के बारे में बात करें तो कुल पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से घिरा हुआ है और केवल 29% हिस्सा स्थल। बताओ जल कम है कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। इस जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी का नाम क्या है? नीला ग्रह। अब ध्यान दीजिए, 71% जल है, मतलब जल कम की बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन तुम्हें गहरा आश्चर्य होगा कि इस 71% में 97.5% जल खारा है, समुद्र का है, कोई काम का नहीं। कोई आदमी कहे कि बहुत अमीर है, 71 करोड़ रुपया रखे हैं, लेकिन फिर कहे कि ना 71 करोड़ में 70 करोड़ पुरनका नोट है जो नहीं चलता है। तो बताओ वैसने है रे, खूब जल है, उसमें 97.5 खारा है, नमक मिला हुआ, पी नहीं सकते। नमक मिला हुआ पानी आप पियोगे तो भोजन भी बाहर हो जाएगा। तो इसके कारण इसका कोई यूज नहीं है। केवल 2.5% जल इतना ही मीठा है। अब बताइए, पूरे जल का 2.5% मीठा है। अब 2.5% में तो हम लोग का काम चल जाना चाहिए। फिर दुखद बात है, इस 2.5% का 96% ध्रुव पर बर्फ में जमा। अब सोच लीजिए कितना समस्या है। 71 करोड़ में 70 करोड़ नकली नोट है, चलेगा नहीं। 1 करोड़ में 96 लाख ऐसा बैंक में जमा है, निकलेगा नहीं। सहारा इंडिया वाला होल बेसहारा हो गए। तो अब बताओ रे, 1 करोड़ में 96 लाख बैंक में है, वो निकलने वाला नहीं है, तो बेचारा 4 ही लाख न बच गया। तो इसीलिए सिर्फ इस 2.5 का 4% जल, इसी में नदी है, इसी में तालाब है, इसी में झरना है, इसी में चापाकल है, इसी में सब चीज कुआं है, इतना ही मीठा जल है जो हम लोग के काम का। बाकी सोच लो, पानी में समुद्र का पानी खूब है, अगर समुद्र में सफर करोगे खूब प्यास लगे, दुखद बात है पानी नहीं पी सकते। पियोगे तो जो खाए हो वो भी बाहर आ जाएगा।
खारा पानी नहीं पी सकता। तुम्हारे गांव में खारा पानी का उपयोग कर सकते हो। कोई आदमी अचानक कहे कि राशन पी लिए, जहर खा लिए, तो तुरंत डॉक्टर यहाँ ले नहीं जाना है, ये सुनना है बस। तुरंत एक बाल्टी पानी और अगल बगल 2-3 घर से जितना नमक है मार के डाल दीजिए। आधा बाल्टी पानी लीजिए, एक पूरे नमक डाल दीजिए और एक आपको घर से डाल दीजिए, तो ये खारा पानी तैयार हो गया, ये समुद्री पानी। अब आराम से एक मग लीजिए, पानी निकालिए और उसको कहिए बस पियो, पिलाइए। 1 गिलास, 2 गिलास, तीसरा गिलास होते होते भोजन सहित बाहर, फिर चौथा गिलास, 1 बाल्टी पानी उसको पिलाई। बीच बीच में निकलते जाएगा, 1 बाल्टी अचानक नहीं पीना है, वो निकलते जाएगा, पीते जाएगा। और तब जो अंदर था उसका प्रभाव बढ़ गया कि घट गया? घट गया, सब बाहर आ गया। तब डॉक्टर ही ले जाओ, बचना गारंटेड। ले जाने में कई लोग है क्या कि प्राथमिक उपचार नहीं जानते, पढ़े हुए है कि खारा जल है कोई काम का नहीं है, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल की बात आएगी तो बेचारा का पते नहीं। अब कोई गांव में कहा कि आए बेचारा जहर खैले है, तो ले चल डॉक्टर ही। अब गाड़ी खोज रहा है, रात में गाड़ी खोजते खोजते 1.5 घंटा टांग के रखा, डॉक्टर ही ले जाए में 1.5 घंटा, दरवाजा खोले में 1 घंटा, बचना मुश्किल। जैसे ही सुना कि गलत चीज अंदर, तो कहना कि तो उपाय फर्स्ट, खारा जल पढ़े काहे के लिए? इसीलिए बस 1 बाल्टी पानी, नमक डालो, बस प्राथमिक उपचार शुरू, और तब उसके बाद डॉक्टर। तो जब अंदर चीज बाहर निकला हुआ है तो बचने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसमें पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से घिरा है, और इसीलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते। लेकिन इसमें 97.5 खारा है, मानव उपयोग के लिए नहीं है। और 2.5% मीठा जल है, उसमें भी 96% कहाँ है? ध्रुव पर बर्फ में जमा है। सिर्फ 4% ही जल है। और जिस स्पीड में जनसंख्या बढ़ते जा रही, बोलो मीठा जल बहुत ज्यादा है कि बहुत कम? बहुत कम। तो एक समय आएगा जिसे हम लोग जल संकट कहते हैं। यही जल संकट है, मानव के आवश्यकता से कम जल का उपलब्ध होना, मीठे जल का, ये जल संकट है। ये वाला जल रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो जल संकट के कारण ही आगे युद्ध होना तय। प्रथम विश्व युद्ध कोयला लोहा के कारण हो, द्वितीय विश्व युद्ध फिर साम्राज्य बढ़ाने के कारण ही है, तीसरा विश्व युद्ध पहले ही से है कि पानी के कारण हो। पानी आप देख ही रहे हो, आप भाग्यशाली हो कि संकट को नहीं महसूस किए हो। हम लोग के यहाँ समतल क्षेत्र है, वाटर लेवल ऊपर है, पानी तुरंत निकल जाता है, इसीलिए हम लोग के यहाँ आराम है, मौज है, इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। कई बार लोटा छोड़ के बाल्टियों से उछल के नहा लेते हैं। मीठा जल का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इंडिया में ही बात करो, दिल्ली में जाओ, बंबई में जाओ, समझ में आएगा कि जल क्या। होटल में खा तो लोगे, मालूम चला कि समोसा लाइए 10 रुपये, तो 20 रुपये के समोसा, पानी लाइए तो 1 बोतल रख के रख देगा कि 20 रुपये का पानी। वहां कोई उपाय नहीं, और हाथ धोने का भी पानी नहीं है। दिल्ली में भी जाओगे तो बस पेपर नेपकिन, कागजे उजला है, बस ऐसे पोछिए, ऐसे पोछिए, 2 बार पोछ के रखिए और पैकेट चुपचाप में हाथ डालिए और निकली। ज्यादा इसमें धोने धाने के लिए पानी ही नहीं बचा। तो सोच सकते हो कि इंडिया में ये समस्याएं महानगरों में आ गई है। धीरे धीरे कहीं भी मकान जितने ज्यादा बनाएंगे, ये समस्या आते शुरू हो जाए। कारण जहां मकान बना रहे हैं, यहां से पानी रिस के पहले पृथ्वी के अंदर जाता था। अब बताओ पूरे टाउन में मकान बन गया, तो हम लोग क्या किए? पानी छत पर से पाइप में नीचे, नीचे सरकार रोड ढलैया कर दी, बगल में नाला, नाला से पानी शहर से बाहर, पूरे शहर में रिसाव गया, खत्म। तो शहर में लेवल गया। इसीलिए शुरू में जब तक पूरे शहर डेवलप नहीं है, वाटर लेवल 40, घर जैसे जैसे बनेगा 60, 200-300 साल बाद और बन गया तो 100, 500 साल बाद और बन गया तो 500 फीट नीचे, तो लेयर इतना नीचे चला गया कि उसको निकालना संभव नहीं है, तो बस हो गया। तो यही समस्या दिल्ली वगैरह में, पूरे नगरीकरण होने से। तुमको भौम जल क्यों भागा, जो मतलब समझ में आया तुमको ना? मकान बनाएंगे तो इससे भूमिगत जल बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि ये पानी पहले रिश्ता और रिश्ता हम लोग बंद कर दी। तो ये चीज हम लोगों को जल संकट में समझना था। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो इस सेक्शन में खास हम लोग पढ़ेंगे जल मंडल में बड़े बड़े जल के बारे में, महासागर के बारे में, सागर के बारे में, खाड़ी के बारे में, इस सब तमाम चीजों को हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो पहले लिख दीजिए, और एक एक करके हम लोग आज महासागर की स्टडी करेंगे। नीचे लिख दो
नीचे लिखे डैश देके लिखो पृथ्वी का पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से घिरा है। 71% हिस्सा जल से घिरा है और 29% स्थल है। और 29% स्थल है। स्थल है। नीचे स्टार लाके डैश देके लिख दो जल की अधिक उपलब्धता के कारण जल की अधिक उपलब्धता के कारण जल की अधिक उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह कहते हैं। नीचे डैश के लिख दीजिए कुल उपलब्ध जल में कुल उपलब्ध जल में 97.5% जल 97.5% जल खारा है। 97.5% जल खारा है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। केवल 2.5% जल ही मीठा जल है। केवल 2.5% जल ही मीठा जल है। नीचे डैश तक लिख दीजिए कुल उपलब्ध मीठे जल में कुल उपलब्ध मीठे जल में 96% ध्रुव पर बर्फ के रूप में जमा है। कुल उपलब्ध मीठे जल में 96% ध्रुव पर बर्फ के रूप में जमा है। बर्फ के रूप में जमा है। नीचे स्टार लगा डैश देके लिख दीजिए आवश्यकता से कम मीठे जल का उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है। आवश्यकता से कम जल का उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है। जल संकट कहलाता है। लिखा गया सबसे। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए महासागर। महासागर महासागर महासागर। चलिए ध्यान दे पानी के विशाल मात्रा को ही हम लोग किस नाम से जानते? महासागर के नाम से जानते हैं।
अब ध्यान से सुनेंगे। महासागर में आपको ध्यान रखना है कि इधर जो पानी है उसको हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं, इधर भी जो पानी है उसको प्रशांत कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी कैसा है, गोल है। तो गोल होने के कारण दोनों ही तरफ प्रशांत महासागर है। ये वाला जो आप देख रहे हो इसी का नाम है एटलांटिक महासागर। ये जो आप देख रहे हो इसी का नाम है हिंद महासागर। ऊपर जो देख रहे हो इसको कहते हैं आर्कटिक महासागर और नीचे अंटार्कटिका महासागर। तो महासागर की संख्या कितने हैं, 5। दिमाग में बैठाओगे, कुल महासागर कितने हैं, 5। इधर का नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, एटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। इन 5 में अंटार्कटिका बर्फ से कंप्लीट ढका है, तो इसको महादेश भी मानते हैं। तो ये 2 in 1 है, महादेश भी है महासागर भी, इसलिए इसका स्टडी हम महादेश में करेंगे। अभी 4 का स्टडी आज के क्लास में करना है आपको। पहला नंबर प्रशांत, दूसरा एटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथा आर्कटिक। ये 4 के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो नीचे लिख दीजिए डैश देखिए, कुल 5 महासागर हैं, कुल 5 महासागर हैं, कुल 5 महासागर हैं। पहला नंबर देके लिख दीजिए प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा एटलांटिक महासागर, एटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर, हिंद महासागर। और चौथा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और 5वां अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर। आपको ध्यान रखना है अंटार्कटिका महादेश भी है और महासागर भी, अंटार्कटिका महासागर। तो पहले दिमाग में बैठा है, बोलो दोनों साइड में क्या नाम हो गया, प्रशांत। यहाँ पे अटलांटिक, यहाँ पे हिंद, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिका। इस बार बीपीएससी में इससे प्रश्न आया, एकदम सड़ियल क्वेश्चन। क्वेश्चन सुन के हंसी लगेगा। बीपीएससी में क्वेश्चन दे दिया आर्कटिक और अंटार्कटिका किसके करीब है, और आंसर था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आंसर हो बात सुना। तो बीपीएससी में कई बार एकदम सड़ियल मरियल भी क्वेश्चन आता है। अब ध्यान दीजिए, तो इस बार इससे क्वेश्चन रहा है लेकिन एकदम हल्का क्वेश्चन रहा है। भारी देगा तब क्या देगा, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त दे देगा, मेरियाना गर्त है। और फिर पूछेगा वो कहाँ स्थित है। अरे प्रशांत में तो ये है, उत्तरी अमेरिका के पास, दक्षिणी अमेरिका के पास, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया के पास। बोलो कहाँ पे है, कहाँ। अच्छा, तो अभी तो लॉटरी ना मार रहा होगा। वो दे देगा कि मेरियाना ट्रेंच के बारे में सही है, चॉइस है, यह ट्रेंच उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बी, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सी, उसके नजदीक होनोलुलु द्वीप है। अब जान के डी एक से अधिक सही है, ई कोई सही नहीं। तो आपको क्या है, बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन में खाली मेरियाना तुम्हारे लिए नहीं है, मेरियाना एसएससी के लिए तुम लोग को एकदम गहराई से बढ़िया से बात समझना होगा, तब जाके होगा। तो पहले तो अब हम लोग शुरू करेंगे। पहला नंबर नाम क्या होगा, प्रशांत। नीचे हेडिंग दे दीजिए प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। चलिए ध्यान दें,
सभी को बोर्ड पर खूब बढ़िया से सुनना है। पहले सुनो जरा ध्यान से। देखिए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैगलेन। व्यक्ति का नाम क्या है? मैगलेन। और मैगलेन ने पहली बार, यहाँ एक द्वीप है टेराइडल फ्यूगो, जब वह टेराइडल फ्यूगो द्वीप को पार किया तो पाया कि इधर के पानी में थोड़ा ज्यादा लहर तूफान है और इधर का पानी एकदम शांत है। तो उसने कहा कि दोनों पानी में अंतर है, ये ज्यादा शांत है और ज्यादा शांत को पैसिफिक कहते हैं, उसी को नाम दिया गया प्रशांत, कि इसकी तुलना में शांत ज्यादा है। तो आपको कहा जाए कि बताओ प्रशांत महासागर का खोज किसने किया? मैगलेन। दूसरा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। पूछा जाएगा पांचों में सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे गहरा प्रशांत। अब अगला अच्छा क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो सभी बच्चे को याद होगा, अगर चॉइस दें तब तो बता दो। प्रशांत महासागर का आकार है, चॉइस ए अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए के समान, बी अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के समान, सी वर्ग के आकार का है, डी त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज लग रहा, कितने को लग रहा है त्रिभुज आकार का? अच्छा, अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के आकार में कितने को लग रहा है? एस के आकार, वेरी गुड। तो कुछ गधवन सेट उट बनाया है, उन लोग को यस याद आ रहा है, नालायक रे। तो यह देखो, यहां से ऐसे धंस गया है और इस साइड से ऐसे उठा हुआ है, जब दोनों को जोड़ोगे तो इसका आकार त्रिभुज के आकार का है। इसके आकार का अटलांटिक महासागर, कई नालायक को अटलांटिक वाला प्रशांत में घुस जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखेगा प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। अब ध्यान दीजिए, प्रशांत महासागर गहरा महासागर है, तो इस साइड में चारों तरफ, दोनों तरफ से ज्वालामुखी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में निकलते हैं, इसीलिए इसको प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी निकला तो चारों तरफ आग है, उस बेल्ट को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर, आग का रिंग, वलय। तो रिंग ऑफ फायर का मतलब चारों तरफ से आग का रिंग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आग का रिंग किस महासागर में है, तो आपको आंसर देना है किसमें है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर चारों तरफ स्थित है, ये भी दिमाग में सेट रखना। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि इसका सबसे गहरा जो गर्त है वह गर्त इस हिस्से में, इसका सबसे गहरा गर्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यहां पर स्थित है। इसका नाम है मेरियाना। मेरियाना ये है क्या? समुद्र में कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, फिर ऐसे है, इस तरह से ऐसे बनाओ। ये जो सबसे ज्यादा नीचे है, इस सब को गर्त कहते हैं। सबसे निचला गर्त का नाम मेरियाना है और यह पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु है। धरती पर इसके नीचे कोई पॉइंट नहीं, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी पर इस सबसे निचला बिंदु, और इसकी गहराई 11,022 मीटर है, 11 किलोमीटर नीचे। माउंट एवरेस्ट भी 9 किलोमीटर ऊपर। पूरा माउंट एवरेस्ट पकड़ के इन्हें उलट दें तब भी नीचे 2 किलोमीटर बचल रहेगा। तो समझ लो कितना धरती का निचला पॉइंट है। क्वेश्चन में कई बार बदमाशी करेगा सेटर, बीपीएससी में न मेरियाना के नाम लेगा न एवरेस्ट के नाम लेगा, कहेगा पृथ्वी के सबसे निम्नतम बिंदु और सबसे उच्चतम बिंदु के बीच की दूरी है। तो अपने से ध्यान रखना, 11 है, 9 है, 20 किलोमीटर आंसर होगी। जान के चॉइस ए देगा 8,848 मीटर, कि गधवन के माउंट एवरेस्ट याद आवे मार दे। बी में दे देगा 11,022, सी में 20, कहेगा 20 तो होगा नहीं, क्योंकि वो कभी जिंदगी में 20 रटा नहीं है, वो तो जोड़ के ना निकलता है जी। तो तुमको हो सकता है अच्छा सेटर रहे तो कह दे कि यदि मेरियाना ट्रेंच में माउंट एवरेस्ट को उलट दिया जाए तो चॉइस ए उसमें नहीं हटेगा, बी माउंट एवरेस्ट ही ऊपर रहेगा, सी नीचे 2 किलोमीटर और बचा रह जाएगा, तो बचा रह जाएगा ना जी। तो बुद्धि लगा के आंसर देना, रटने वाला नहीं रखेगा। और अब ध्यान दीजिए,
मेरियाना ट्रेंच आपने देखा कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बगल में एक द्वीप है, मेरियाना के बगल में एक द्वीप है, बताओ उस द्वीप का नाम। मेरियाना ट्रेंच के सबसे नजदीक जो द्वीप है उस द्वीप को चैलेंजर द्वीप कहते हैं, चैलेंजर द्वीप। तो आपको कहा जाए कि बताओ मेरियाना के सबसे नजदीक द्वीप का नाम क्या है, चैलेंजर। जब कहेंगे मेरियाना की गहराई, कहना 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठेठ में 11 किलोमीटर। बोलो दिमाग में आ गया सबका। इसी का सबसे दूसरा गहरा गर्त, ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा गर्त। बताओ दूसरा सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है, टोंग गर्त। इसका नाम क्या है, टोंग। 10,880 मीटर इसकी लगभग गहराई है, ये भी 10 किलोमीटर है टोंग। और टोंग दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गहरा गर्त। अब जान के क्वेश्चन देगा, प्रशांत महासागर के दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गहरा गर्त कौन है, तो आंसर कौन होगा, टोंग। कुछ नहीं बोलेगा तो आंसर कौन होगा, मेरियाना। बोलो जी क्लियर है सबका। बाकी इसमें कौन कौन सागर है, खाड़ी है, इसमें कौन कौन जल संधि है, ये सब डिटेल हम लोग को इस लेसन में पढ़ना है। अभी केवल एक ओवरऑल व्यू आपको बढ़िया से सीखना था। तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से, प्रशांत महासागर, नीचे डैश के लिखो, प्रशांत महासागर का खोज प्रशांत महासागर का खोज मैगलेन ने किया। प्रशांत महासागर का खोज मैगलेन ने किया। मैगलेन ने किया। नीचे डैश के लिख दीजिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। नीचे लिख दीजिए, प्रशांत महासागर का आकार प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज के आकार का है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर प्रशांत महासागर के चारों ओर अग्नि का वलय ब्रैकेट में रिंग ऑफ फायर स्थित है। 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 नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखो, रिंग ऑफ फायर समझ गया, फिगर देख लो, यही रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर का मतलब हो गया कि यही प्रशांत महासागर के इस हिस्से में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। ये जो देख रहे हो त्रिभुज बना हुआ वो ज्वालामुखी। और इसीलिए अगर तुम जो ज्वालामुखी पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी अगर आएगा तो आपको ध्यान रखना है किसमें आएगा, प्रशांत महासागर। तो इसमें सबसे ज्यादा आ गया रिंग ऑफ फायर, इसलिए उसका नाम पड़ा। अगला नंबर लिख दीजिए, नीचे डैश के, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त
सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त, बोलो कौन है? मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त है, ब्रैकेट में कर लीजिए, ब्रैकेट में। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके निकट देखो, माउंट एवरेस्ट और मेरियाना को किया गया है कि ये देखो मेरियाना की गहराई है, देख रहे हो, और ये माउंट एवरेस्ट है। पूरा उलट देंगे तो क्या माउंट एवरेस्ट इसमें हटेगा कि नहीं हटेगा? खूब बढ़िया से हटेगा, और नीचे जगह भी बचेगा, वो भी खूब मिजाज से 2 किलोमीटर। तो समझ लीजिए कि 2 किलोमीटर गहरा बच जाएगा। तो मेरियाना बहुत गहरा है। दूसरा नंबर आप देख पा रहे होंगे, यही मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच उत्तरी गोलार्ध में है, और आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, चूंकि अब देखो डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हो, कुछ देख ही नहीं पा रहे, तो ये बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, खाली शोभा के लिए बोर्ड रखने से क्या फायदा है ना। तो इसीलिए जो पढ़ते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, लिखने समय उसको खोजते भी जाएंगे, तो तुम लोग भी देख लेगा तो बढ़िया रहेगा। देखो इसमें अब ध्यान से समझिए। अब मेरियाना ट्रेंच के बारे में हम लोग देखें, लगता है दूसरे फाइल में सेव हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। मेरियाना ट्रेंच के बारे में देखें, ये यहीं पर जो आप देख रहे हो, इसी द्वीप का नाम हम लोग देखें चैलेंजर द्वीप है। अभी जस्ट सेव कर देते हैं। चलिए ध्यान दें, इस द्वीप का नाम हम लोग देखें चैलेंजर द्वीप है। तो चैलेंजर द्वीप आ गया, चैलेंजर है, वो भी चैलेंज करके भाग ही गया है। चलो सीधा ही देख लो फिर। ध्यान दें, इसमें ध्यान दीजिए, इसको जो आप देख पा रहे हैं, ध्यान दो, इस समुद्री जीव जंतु वाला निकल गया तुम्हारा। चलो पहले लिखो फिर तब चले, निकालना होगा फिर से। ध्यान दें, नीचे डैश दे के लिखो, ब्रैकेट में कर लिया, उत्तरी गोलार्ध में है, ब्रैकेट में कर लीजिए 11,022 मीटर। क्या लिखा? अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके निकट चैलेंजर द्वीप स्थित है। चैलेंजर द्वीप स्थित है। चैलेंजर द्वीप स्थित है। नीचे स्टार लगा के डैश के लिख दो, मेरियाना गर्त की गहराई मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है। यह पृथ्वी का सबसे निम्न बिंदु है। पृथ्वी का सबसे निम्न बिंदु है। निम्न बिंदु है। नीचे स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए, स्टार लगा के लिखो, प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे बड़ा गर्त दूसरा सबसे बड़ा गर्त दूसरा सबसे बड़ा गर्त बोलो कौन है? टोंग गर्त है।
टोंग गर्त है, टोंग गर्त है, ब्रैकेट में कर लो 10,088 मीटर। 10,088 मीटर। अरे नालायक, वो 11,022 था ना, तो 10 को जीरो देला सोच रहा है मूर्खवा। गजब गजब गधा है रे। 1,0,088, तो तुमको 10 को जीरो मैंने शुरू में 10 को जीरो के कौन वैल्यू रहेगा रे? सब तो धरती का बोझा है दे नालायक कि 10 को जीरो दे दे। बाप रे सर, इतना जीरो आगे काल देवा रहा नालायक। चलो नीचे डैश देके लिख दो टोंगर्त, नीचे डैश देके लिखो टोंगर्त, टोंगर्त दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा गर्त है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा गर्त है। नीचे डैश देके लिख दीजिए टोंगर्त, टोंगर्त विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गर्त है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गर्त है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गर्त है। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान से समझो। यही जो देख रहे हो ये आपका मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच में हम लोग देखें कि ये कंप्लीट उत्तरी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया के नजदीक जब जाएंगे तब मेरियाना का ही विश्व का दूसरा सबसे छोटा गर्त होगा और उसका नाम बोलो कौन हो जाएगा? टोंग गर्त हो जाएगा। अब आप मेरियाना ट्रेंच को बढ़िया से समझ पाओगे। चीन के सामने मेरियाना है और इसीलिए मेरियाना ट्रेंच जो आप देख रहे हो बगल में एक द्वीप है, कौन सा? चैलेंजर द्वीप। और मेरियाना उत्तरी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया के निकट जब जाओगे तब आएगा कौन सा? टोंग। और टोंग किस में है? दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन तुम्हारा आएगा जो ध्यान दो, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा गर्त कौन है? टोंग। कुछ नहीं दे, प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे बड़ा गर्त, तो टोंगी दूसरा ना लिख दिया जी, तो टोंगी होगा। पहला देगा तब मेरियाना हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम लोग का यह स्टेप क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रशांत महासागर कंप्लीट करके दूसरा पर चलेंगे। नाम लिख दीजिए, दूसरा नंबर अटलांटिक महासागर। हम लोग को केवल सब पर एक आउटलाइन सीखना है। दूसरा नंबर लिख दीजिए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। चलो ध्यान दो, पहले सभी लोग खूब बढ़िया से पहले सुन लो, ये एकदम क्लियर हो जाए तब लिखने का बाद। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के आकार का है। तो पहला नंबर तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसका आकार कैसा है? अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के आकार का। दूसरा, इस महासागर के बारे में शुरुआत में बहुत जानकारी नहीं थी, इसीलिए इसको अंध महासागर के नाम से भी जानते। पूछेगा कि बताओ अंध महासागर, तो समझ लेना अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, उसी को हम लोग कौन महासागर कहेंगे? अंध महासागर। भारत के बीच से कौन रेखा है? जल्दी बोलो, कौन है रे? तो इंडिया के बीच से जाएंगे तब ना कर्क होगा। इंडिया के नीचे से विषुवत, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जल्दी बोलिए मकर। तो जैसे जैसे हम ऊपर से विषुवत की ओर आते हैं, बीच में इसकी चौड़ाई बढ़ती है और फिर इसकी चौड़ाई घटती है। तुम देख पा रहे होगे कि विषुवत रेखा के पास इसकी चौड़ाई बढ़ गई कि घट गई? घट गई।
कई बार बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब है तुमको जान के देगा कि इसमें देख के क्वेश्चन देगा कि बताओ अटलांटिक के बारे में सही है। अब दे देगा कि जब हम इसमें उत्तर से विषुवत रेखा की ओर चलते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ने के बाद घटती है, तो सही लाइन है कि गलत है? बताओ, शुरुआत में इसकी चौड़ाई बढ़ रहा है लेकिन विषुवत के पास घट जाता है। ये लाइन क्लियर है सबका? तो इसकी चौड़ाई पर जो प्रभाव है इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। अब बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत। दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक। अटलांटिक का सबसे गहरा गर्त कौन है? अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन है? तो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा गर्त यहां पर है और इसका नाम है प्यूर्टोरिको गर्त। प्यूर्टोरिको गर्त। और इसी को हम लोग देखें, प्यूर्टोरिको गर्त जो आप देख रहे हो, ये प्यूर्टोरिको गर्त से ही यहाँ एक कंट्री भी है प्यूर्टोरिको। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि बताओ प्यूर्टोरिको गर्त स्थित है उत्तरी अटलांटिक में कि दक्षिणी अटलांटिक? उत्तरी अटलांटिक में। इसके ऊपर उत्तरी अटलांटिक है और इसके नीचे दक्षिणी अटलांटिक है। तो प्यूर्टोरिको गर्त किसमें है? उत्तरी अटलांटिक में स्थित है और यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त। तो आपसे दिमाग में सेट रखना है कि प्यूर्टोरिको गर्त इसका इंपॉर्टेंट हो गया। पहले लिख लीजिए और फिर हम इसमें बात चले। नीचे डैश के लिख दो। अटलांटिक महासागर का आकार अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के आकार का है। अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के आकार का है। नीचे डैश देखिए। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं। अंध महासागर कहते हैं। नीचे डैश देखिए। विषुवत रेखा के पास इसकी चौड़ाई कम है। विषुवत रेखा के पास इसकी चौड़ाई कम है। विषुवत रेखा के पास इसकी चौड़ाई कम है। नीचे डैश तक लिख दीजिए। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नीचे डैश तक लिख दीजिए। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टोरिको गर्त है। आपको याद होगा वहां कैरेबियन सागर था, हरिकेन उठा था, याद आया सबको? तो प्यूर्टोरिको कैरेबियन सागर के पास स्थित सबसे गहरा गर्त प्यूर्टोरिको गर्त है। सबसे गहरा गर्त प्यूर्टोरिको गर्त है। ब्रैकेट में गहराई जनरली पूछता नहीं, 85-8600 किलोमीटर, सॉरी 8600 मीटर कर लो हो जाएगा। 85-95 मीटर है तो लगभग 8600 मीटर। सीधा सीधा ध्यान रखना, 8600 मीटर। तो अब बताइए प्यूर्टोरिको गर्त उत्तरी अटलांटिक में है कि दक्षिणी? उत्तरी अटलांटिक। अटलांटिक बोलेंगे तो दिमाग में सबका सेट हो गया है। अब हम लोग अटलांटिक महासागर के बाद किस में चलेंगे? हिंद महासागर। तो नीचे हेडिंग दे दो, हिंद महासागर।
नीचे हेडिंग दीजिए हिंद महासागर। हिंद महासागर, चलो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग को समझना है। ये पहला महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर है। सोचो कितना हाई फैसिलिटी, ऐसा कोई महासागर नहीं है। सोच लीजिए इतना अमेरिका है, इतना ही है, उस सब के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान के नाम पर एगो महासागर है, हिंद महासागर। तो पूछा जाए कि किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर है, तो हिंद महासागर। दूसरा, सब महासागर ऊपर से लेके नीचे तक है, ये बेचारा खाली नीचे ही है, इसीलिए इसको अर्ध महासागर कहते हैं। देखो दोनों बात ध्यान रखोगे, अंध बोलेगा तो अटलांटिक, अर्ध बोलेगा तो हिंद महासागर। अर्ध मने आधा, तो ये बेचारा आधा। इस महासागर में जल की दिशा 2 बार बदलती है। मानसून आएगा तो बेचारा उधर और लौटेगा मानसून तो इधर। तो पूछेगा किस महासागर में जल की दिशा धारा बदलती है, आंसर हिंद महासागर में जल की धारा दिशा बदलती है। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सबसे गहरा गर्त कौन है? सुंडा गर्त। गहरा गर्त कौन है? सुंडा। और सुंडा इंडोनेशिया का एक द्वीप है और यहीं पर इसका सुंडा गर्त। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका सबसे गहरा गर्त कौन है? सुंडा गर्त। और इसकी गहराई लगभग 7800 मीटर। तो सुंडा की गहराई हो गई 7800 मीटर, इस सबसे गहरा गर्त है। ये भी तुम देख रहे हो कि इस हिस्से में स्थित है, इंडोनेशिया के पास। यहीं पर जब आओगे तो आपको याद होगा टोंग, इसके सामने आओगे तो याद होगा मेरियाना, यहाँ पर याद हो गया पोर्टोरिको। क्लियर है सबका? अब इनके बारे में जल्दी से लिख दिया जाए, नीचे लिख दीजिए, लिखो, यह एकमात्र महासागर है, यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, हिंद महासागर को हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं। अर्ध, आधा, अर्ध महासागर कहते हैं। अर्ध महासागर कहते हैं। नीचे डैश देखिए, हिंद महासागर में जल की दिशा हिंद महासागर में जल की दिशा बदलती है। हिंद महासागर में जल की दिशा बदलती है। नीचे डैश तक लिख दो, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। सुंडा गर्त है, ब्रैकेट में 7800 मीटर। सुंडा गर्त है, ब्रैकेट में 7800 मीटर। 7800 मीटर। चलिए नीचे चौथा नंबर हेडिंग दे दीजिए, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। चलो ध्यान दो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात सुने, आर्कटिक में लगा हुआ टीक है, तो टीक ऊपरे रहता है,
तो जब कहेगा आर्कटिक, कहना आर्क माने घूमल, टिक तो ऊपर है, तो ऊपर उत्तरी ध्रुव है, तो आर्कटिक महासागर किस ध्रुव के नजदीक है? उत्तरी ध्रुव। जब कहेगा अंटार्कटिका, कहना टीका नीचे और टिक ऊपर, तो टीका नीचे दक्षिणी ध्रुव। बोल रहे टीका, टिक्का दिमाग में आ गया है सबका ना। ये आर्कटिक घूमल टिक है तो कहाँ रहेगा? उत्तरी ध्रुव। यह सबसे छोटा महासागर, आपसे पूछा जाए सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक। इस महासागर में ज्यादातर हिस्से बर्फ से ही ढके रहते हैं। अंटार्कटिका तो कंप्लीट बर्फ है, यहाँ भी बर्फ ही बर्फ है, चूंकि इतने ऊपर सूर्य नहीं जाते कभी। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का स्टेप ध्यान रखेंगे। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त यही है, इसका नाम है यूरेशियन बेसिन। यूरेशियन बेसिन बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्कटिक का सबसे गहरा गर्त कौन है? यूरेशियन बेसिन, 5450 मीटर। यूरेशियन बेसिन की गहराई कितना है? 5450 मीटर। तो लिख दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, नीचे डैश देके लिख दें, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के निकट है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के निकट है। उत्तरी ध्रुव के निकट है। नीचे डैश देंगे, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नीचे डैश देखिए, इस महासागर का अधिकांश भाग बर्फ से ढका है। इस महासागर का अधिकांश भाग बर्फ से ढका है। अधिकांश भाग बर्फ से ढका है। बर्फ से ढका है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त यूरेशियन बेसिन है। यूरेशियन बेसिन है, ब्रैकेट में 5450 मीटर। यूरेशियन बेसिन है, ब्रैकेट में 5450 मीटर। 5450 मीटर लिखा गया सबसे। तो अब ध्यान दीजिए, अब सारे बच्चे को ध्यान से समझना है। यह स्टेप आपका अब कंप्लीट हो गया। अब इसी में हम लोग को सागर पढ़ना है, फिर खाड़ी पढ़ना है, तब एक एक लिंक जुड़ते चला जाएगा। 5 दिन लगभग क्लास लेंगे, ईव खत्म, फिर अगला 4-5 दिन लेंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपका अब आज एक विषय और करना था, लेकिन आज काम एक है, तो इसके कारण आज इतना ही रहेगा। हम देखें कि नहीं, एक क्लास आपका छूटना नहीं चाहिए, जो कंटिन्यूटी है वो कम से कम बना रहे। तो अभी आपका क्लास यहीं छुट्टी, कल भरपाई हो जाएगा। कल थोड़ा लेट तक, कल 11:20-25 तक चलेगा। कल दोनों लेके आना, कल लेट तक चलेगा क्लास।